हेलो बच्चों, बच्चा आवाज आ रही है क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। ओके, आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? अब आप यस सर। हाँ, अपने वीडियो को चालू कर लीजिए आप लोग। केसंता, श्वेता, अंकित, पायल, प्रतिभा, अपने वीडियो को चालू कर लो। वीडियो को चालू कर लीजिए। जयश्री, ओके ओके ठीक है। ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है ना? अब आप एक काम करेंगे, अपने होस्ट है ना आपका, जो वीडियो पर होस्ट आ रहा है ना आपके मोबाइल पर, उसको डबल क्लिक करो, है ना? अब आप लोग नहीं, आपको कौन कौन नजर आ रहा है मेरे अलावा? कोई नहीं आ रहा सर। अच्छा, मैं ही नजर आ रहा हूँ ना? यस सर। ओके ठीक है, क्लास स्टार्ट करें क्या? क्या सर? क्लास स्टार्ट करें क्या? यस सर। ओके अब जो कल, अच्छा वो जो ठीक है, अब जहाँ ना ओके ओके। अब एक बार मॉर्निंग सर। हाँ, कैसन था? अपने वीडियो को उसको बंद कर लो, बड़ा आवाज को म्यूट कर लो, आवाज को म्यूट कर लो। जो कल के वीडियो में या कल के टॉपिक में हमने पढ़ा प्लांट सेल यानी यूकेरियोटिक कोशिका। अब बच्चों देखो एक ही चीज ध्यान दो, हालांकि टॉपिक्स आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ लिए होंगे, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आप लोगों को 9th से थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। ठीक है भाई, टॉपिक वही पढ़ रहे हैं हम लोग, वही सेल वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, लेकिन 9th में जो आपने सेल पढ़ा था वहां पर थोड़ा सा वो टॉपिक थोड़ा ब्रीफ में दिया होता है। यहाँ पर हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं? डिटेल करते हैं, विस्तृत पढ़ रहे हैं उसका। ठीक है, अब आप लोग ये जानते हैं कि सेल के बारे में बता चुके हो कि सेल केंद्रक के आधार पर, किसके आधार पर? केंद्रक। पता नहीं, आ करो। केंद्रक के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, और मैंने आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मीन समझ में आ गया होगा। इसको हमेशा ऐसे याद करेंगे, प्रोकैरियोटिक का अर्थ है और यूकैरियोटिक का अर्थ, और दोनों बता दिया। कल हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका को हमने डिटेल में पढ़ लिया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या पाए जाते हैं। समझ में आ गया आपके कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के क्या क्या भाग होते हैं? ओके, और उसके अंदर किस कोशिका की जगह क्या पाया जाता है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। और बच्चों एज यू नो, आप जानते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार की होती है, जंतु यूकैरियोटिक, ओके, और यूकैरियोटिक आपके अंग्रेजी का शब्द है। इसका अगर इसकी हम लोग यूं कह सकते हैं मीनिंग करें, इसका अगर हम लोग उच्चारण करते हैं, अर्थ अगर निकालते हैं, तो इसका अर्थ होता है विकसित कोशिका या विकसित केंद्रक वाली कोशिका। ठीक है, जिसका केंद्र क्या हो बच्चों? विकसित हो। और विकसित मतलब जिसका केंद्र एक्चुअल में केंद्र झिल्ली से गिरा हुआ हो, उसमें केंद्रक द्रव हो, केंद्रिका हो और आनुवंशिक पदार्थ या क्रोमेटिन, ये चारों जो मिलकर जिस केंद्र को बनाते हैं उस केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं? यूकैरियोन। और प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्र को हमने क्या नाम दिया था? जीनोफोर। कल लिखा था मैंने आपको बच्चों, जीनोफोर लिखा था ना हमने, जीनोफोर न्यूक्लियोइड, याद आपको? कल शब्द लिखे थे हम लोगों ने, वो कौन सी कोशिका के लिए? प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्र के लिए। तो ये कल हमने बात कर ली। आज हम पढ़ते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या भाग होते हैं, यानी एक यूकैरियोटिक कोशिका के क्या क्या भाग होते हैं वो हम लोग देख रहे हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका में बच्चों आप लोगों को कल मैंने बता दिया था कि एक होती है जंतु कोशिका और एक होती है पादप कोशिका, ये तो आप जानते ही हैं। और अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए हम लोग हैं, हम लोग एक कौन है? बहुकोशिक यूकैरियोटिक प्राणी हैं, क्योंकि हमारे शरीर में सभी कोशिकाएं कौन सी है? यूकैरियोटिक है। और हम लोग कौन है? बहुकोशिक है, मल्टी सेल्यूलर है, ये तो आप जानते हो आप लोग सब। एक कोशिक यूकैरियोटिक की अगर आपको कोई प्रश्न पूछे तो आप लोग उसमें लिख सकते हैं, अगर मैंने पैरामीशियम है, आपका अमीबा है, जियार्डिया है, ये सब कौन है? एक कोशिक है। एसिटाबुलेरिया है, ये सब एक कोशिक है, यूकैरियोटिक है। एक कोशिक यूकैरियोटिक। हम जानते हैं कि बहुकोशिक यूकैरियोटिक में किसका नाम आएगा? गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, गेहूं, जौ, चना, मक्का, मटर। अगर हम लोग मटर की बात हम करते हैं, मटर का बीज देखा आपने, तो मटर के एक बीज में असंख्य यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। उसके बीज चोल में, उसके भ्रूण में, भ्रूण पोष में, बीज पत्र में। तो आप सोच सकते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका
के क्या क्या भाग होते हैं, और ये दो प्रकार की होती है, प्लांट और एनिमल, ये ध्यान दोगे आप लोग। और प्लांट कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है, जो कल हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में हमने पढ़ा था। आज हम लोग एक एक कोशिका को थोड़ा सा यूं कैसे विस्तृत पढ़ते हैं डिटेल में, ताकि आपके समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों में एक पादप कोशिका का चित्र बना रहा हूं। किसका बना रहा हूं, पादप कोशिका। तो चित्र बनाते जाऊंगा, आप उसको फॉलो करेंगे और चित्र देख के समझ जाएंगे कि पादप कोशिका में क्या क्या है और जंतु कोशिका में क्या है। ओके, फिर उसके बाद हम देखते हैं। तो सबसे पहले अब बच्चों हम जानते हैं कि यूकेरियोटिक कोशिका की बात हम करें, यूकेरियोटिक सेल। अब देखो यूकेरियोटिक कोशिका में क्या क्या संरचना होती है वो एक बार आप लोग ढंग से देख लें। सबसे पहली संरचना हम जानते हैं कि किसी भी कोशिका में सबसे पहला जो संरचना होती है उसका होता है बाह्य आवरण। क्या होते हैं बच्चे, बाह्य आवरण। आराम समझे, कोशिका का सबसे मुख्य जो भाग वो क्या क्या है वो एक बार मैं लिख रहा हूं, फिर आपको समझ आ जाएगा। तो किसी कोशिका का बाह्य आवरण कह सकते हैं या आउटर एनवेलोप, आउटर एनवेलोप। ओके, जो कल हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक जीवाणु कोशिका में 3 प्रकार के आवरण पाए जाते हैं, याद करो। संपुट बताया था मैंने आपको, संपुट, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, यूकेरियोटिक कोशिका। तो यूकेरियोटिक कोशिका में क्या क्या होते हैं वो आपको मैं एक बार डिटेल में बता रहा हूं, फिर आप उसको आप लोग डायग्राम बनाकर समझ लेंगे। तो देखो यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर सबसे पहली जो संरचना होती है बच्चों वो होती है बाह्य आवरण। देखो आप इसको बाह्य आवरण कह सकते हैं या बाह्य क्या कह सकते हो, झिल्लियां, ठीक है। और वैसे आप जानते हो इसका अर्थ क्या होगा, आउटर मेम्ब्रेन कह सकते हैं, और या फिर आउटर एम्ब्रेन नहीं तो फिर क्या बोले, एनवेलोप। ओके, एनवेलोप, ये ध्यान दोगे, आउटर एनवेलोप ये पहला भाग होता है। और दूसरा जो भाग होता है, दूसरे भाग को हम लोग बोलते हैं बच्चों जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। दिख रहा है आपको सबको, दिख रहा है आपको पायल, पायल दिख रहा है? यस सर। ओके यस सर। ठीक है। प्रशांत, प्रशांत खाना खाना नहीं खाए क्या आज? सर दिख रहा है। खाना खा लिया क्या? नहीं सर अभी नहीं खाया। अच्छा ठीक है, खाना बाद, ठीक है। अच्छा ओके, अब देखो प्रोटोप्लाज्म। अब ध्यान दो कि कोशिका यानी यूकेरियोटिक कोशिका की कितने भाग है बच्चों, 2। और यहां पर ध्यान दें, ये यूकेरियोटिक कोशिका मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि जंतु या पादप, दोनों को मिक्स पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं, यूकेरियोटिक। और फिर पढ़ेंगे यूकेरियोटिक कोशिका के प्रकार, जो हम जानते हैं देयर आर 2 टाइप। कितने प्रकार होते हैं उसके, 2, जंतु यूकेरियोटिक और पादप यूकेरियोटिक। तो अभी मैं क्या बता रहा हूं उनको, जो टॉपिक देखो हेडिंग क्या डाला हुआ है, यूकेरियोटिक। तो यूकेरियोटिक कोशिका के क्या क्या भाग होते हैं वो आप देख लो एक बार आराम से, फिर आपको पता लग जाएगा। हाँ अब हमारे समझ में आ गया। प्रोकैरियोटिक नहीं पढ़ा रहा, प्रोकैरियोटिक वी हैव डिस्कस, हम कल कर चुके हैं। प्रोकैरियोटिक की बात नहीं बता रहा मैं, यूकेरियोटिक की। अब देखो बाह्य आवरण, अब बाह्य आवरण की बात हम कर सकते हैं। देखो बच्चों, ये बाह्य जो आवरण होता है, ये बाह्य आवरण, ये बाह्य आवरण फिर 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 हम जानते हैं, एक तो क्या होती है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बच्चों आराम से, और दूसरा क्या होती है, सेल वॉल। अब एक चीज जानते हो, सेल मेम्ब्रेन को हम जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन को आप जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। ओके, आराम से पढ़ेंगे लोग कोशिका झिल्ली। जब मैं कोशिका झिल्ली पढ़ाऊंगा ना आपको, तो कोशिका झिल्ली के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि कोशिका झिल्ली क्या है। अब इतना सुन लो, कोशिका झिल्ली जंतु और पादप या प्रोकैरियोटिक सभी कोशिकाएं केवल एक्सेप्ट वायरस, और जाते हम लोग जानते वायरस तो कोशिका नहीं है। ओके, तो सभी कोशिकाओं के चारों तरफ एक महीन पतला और अर्धपारगम्य एक झिल्ली पाई जाती है, उसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, कल या परसों। ओके, अभी केवल आप नाम याद करो। अब इसका अर्थ होगा कि कोशिका झिल्ली तो सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। ओके, कोशिका झिल्ली सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, उसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर कोशिका झिल्ली। और वैसे इसके नाम और है, इसके नाम बहुत सारे नाम बच्चों। इसको हम लोग अर्धपारक झिल्ली बोलते हैं, चयनात्मक बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं, प्लाज्मा लेमा बोलते हैं, इसके बहुत सारे नाम है।
अभी क्यों नाम याद करो। ओके, अब जो सेल वॉल, अभी मैं क्या बता रहा हूं, यूकेरियोटिक कोशिका के आवरण। तो किसी भी यूकेरियोटिक कोशिका के चारों तरफ दो आवरण पाए जाते हैं, लेकिन ये जो दो आवरण है, ये दो आवरण केवल किसमें पाए जाते हैं, पादप कोशिका में। अगर ये यूकेरियोटिक कोशिका पादप होती तो वहां पर सेल वॉल भी पाई जाती है कोशिका झिल्ली के बाहर, लेकिन जंतु कोशिका में इन तीनों में से केवल कितना पाया जाएगा, केवल सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। और सेल वॉल की बात हम करें, सेल वॉल जिसे आप क्या बोलते हैं बच्चों, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। अब जो सेल वॉल केवल होती है वो केवल किसमें पाई जाती है, ओनली प्लांट सेल पाई जाती है। और एक कल मैंने बता दिया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, वैसे आप चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं इस क्यों है प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, जबकि हम तो फड़ी क्या यूक्लिड पढ़ रहे हैं, तो यहां प्रोकैरियोटिक अवस्था नहीं करेंगे, क्योंकि हम जान चुके हैं कि सेल वॉल ओनली प्लांट सेल के चारों तरफ पाई जाती है। ओके, समझ आ रहा है? तो कोशिका के चारों तरफ कितने आवरण पाए जाते हैं, दो आवरण पाए जाते हैं, जो समझ आ गया। अगर ये कोशिका जीवाणु कोशिका होती तो वहां पर हम एक आवरण का नाम और लिखते हैं, वो आवरण क्या था, कैप्सूल। क्या था, कैप्सूल। अगर मैं इस यूकेरियोटिक को हटा दूं बच्चों, अगर मैं यूकेरियोटिक हटा दूं और केवल क्या बोलूं, सेल के भाग बताऊं, केवल किसके, सेल, तब यहां पर आवरण कितने होंगे, तीन होंगे। और वो तीन आवरणों में तीसरा आवरण कौन सा होगा, कैप्सूल। लेकिन क्या कैप्सूल समय पाया जाता है, तो जवाब आएगा नहीं। देखो आप एक ही चीज समझे, सेल मेम्ब्रेन, आप जान सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सभी में, यानी ऑल सेल्स, ये सभी सेल्स के चारों तरफ पाई जाती है, सभी सेल्स में, सभी, प्लांट हो, एनिमल हो, यूकेरियोटिक हो, प्रोकैरियोटिक हो। ओके, सेल वॉल केवल किसमें, प्लांट यूकेरियोटिक में, और कुछ प्रोकैरियोटिक, कुछ प्रोकैरियोटिक में, जंतुओं में नहीं पाई जाती। ये तो जानते हैं कि सेल वॉल जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। ठीक है, समझ आ रहा है आपके, आ रहा है ना राजकुमार, आ रहा है? ओके, ठीक है। तो ये अभी हम पहले क्यों मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, भाग पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये तो हो गए बच्चों बाह्य आवरण जो कोशिका में, एक दो, तीसरा अगर मैं चाहूं तो तीसरा लिख सकता हूं, अगर आप चाहें तो मैं लिख सकता हूं यहां पर कैप्सूल। अब बात जो आप जानते हैं, कैप्सूल की बात हम करें तो ये केवल किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में। ये केवल प्रोकैरियोटिक सेल के चारों तरफ पाया जाता है, वो भी कौन सी कोशिका, बैक्टीरिया। केवल जीवाणु कोशिका के चारों तरफ ही कैप्सूल पाया जाता है, बाकी जंतु कोशिका में और पादप किसी में नहीं पाया जाता। ये ध्यान रखोगे। तो कोशिका के चारों तरफ कितने आवरण पाए जाते हैं, तीन, जिनमें से एक आवरण सब में पाया जाता है, जिसका नाम क्या है, कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली, इन तीन आवरणों में से कौन सा आवरण सब में पाया जाता है, तो नाम क्या आएगा, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली सब में पाई जाती है। सेल वॉल, ये जो सेल वॉल है वो केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिका में, लाइक बैक्टीरिया में। ओके, अच्छा, कैप्सूल की बात हम करें तो कैप्सूल नामक आवरण केवल बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता। तो ये तो हो गया आपका, तो सेल का एक बात तो ये हो गया। अब आ जाओ कौन सा जीव द्रव्य, तो ये मैं इसको हटा रहा हूं, इसको मैं हटा लेता हूं बच्चों, ये मैं पढ़ा, यानी मैंने आपको ये जो बाह्य झिल्ली है ये पढ़ा चुका, ये बाह्य झिल्ली में लिख दिया अभी आपके सामने, 1, 2 और 3, शॉर्ट लिख रहा हूं, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और कैप्सूल। अब पढ़ चुके हम लोग बच्चों, अभी पढ़ा दिया मैंने आपको, ये पढ़ा चुका आपको मैं। अब इधर आओ, जीव द्रव्य। अब देखो जीव द्रव्य की बात हम करें तो जीव द्रव्य को लेकर सबसे पहले तो ध्यान दो, जीव द्रव्य को लेकर इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, हैकेल ने। हैकेल ने सबसे पहले जीव द्रव्य के बारे में बताया, सबसे पहले जीव द्रव्य, ध्यान सुन लीजिए। और यू कह सकते हैं इसको, इस जीव द्रव्य शब्द, ये जो जीव द्रव्य का जो नाम है, ये जो शब्द है वो किसने दिया बच्चों, परकिंजे ने ये नाम दिया। मैं फिर कह रहा हूं कि कोशिका में जीव द्रव्य जो नाम है वो नाम किसने दिया, परकिंजे ने दिया। परकिंजे, ध्यान दोगे, परकिंजे ने नाम दिया। और जीव द्रव्य, कॉमन सी बात है, इस जीव द्रव्य को, यानी कैसे, एक साइंटिस्ट था डुजार्डिन, बच्चों दिख रहा होगा, डुजार्डिन ने, ये डुजार्डिन ने इस जीव द्रव्य को क्या नाम दिया, सारकोड।
क्या नाम दिया, सारकोड। ओके, और परकिंजे ने, यू कैसे, परकिंजे ने और हेक्स दोनों ने इस जीव द्रव्य के लिए क्या कहा कि जीव द्रव्य एक सजीवों का या कोशिका का एक कौन है, भौतिक आधार है, यानी भौतिक आधार है, यानी किसका, जीवन का। बच्चों एक बार ध्यान देना कि किसी भी कोशिका में जो जीव द्रव्य होता है वो किसी भी जीव के लिए एक फिजिकल आधार है। जैसे हम जानते हैं फिजिकल का अर्थ, जैसे कोई मकान बनाते हैं तो मकान बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम जानते हैं नींव होती है, फाउंडेशन होता है, उसके पिलर होते हैं, उसके बीम होते हैं जो छत को रोकते हैं, होते हैं ना बच्चों। तो एक्चुअल में फिजिकल का मतलब होता है कि वो उसके लिए आवश्यक है। तो किसी भी कोशिका में जीव द्रव्य उस कोशिका का एक कौन सा पदार्थ है, सजीव, जीवित या फिर लिविंग कह सकते हैं, यानी जीव द्रव्य के बिना की कोई कोशिका सजीव नहीं है। और ये भी जानते हैं कि जीव द्रव्य क्या चीज है, सुनो बच्चों, जीव द्रव्य किसी कोशिका की, कोशिका झिल्ली से गिरा हुआ कार्बनिक और अकार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य को डुजार्डी ने क्या कहा, सारकोड का। और एक बार मैं फिर बता दूं, जब हम जीव द्रव्य पढ़ेंगे, देखो अभी हम जीव द्रव्य नहीं पढ़ रहे, अभी केवल मैं आपको समझा रहा हूं, जब जीव द्रव्य पढ़ेंगे, जिस दिन हमारा टॉपिक क्या होगा, जीव द्रव्य ही होगा, उस दिन मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि जीव द्रव्य क्या है, उसके कितने भाग हैं, कितने प्रकार का है, उसका क्या संगठन है, और जीव द्रव्य में कौन सा पदार्थ, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, तो वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी केवल आप कोशिका के भागों के नाम पढ़ लो, नाम पढ़ लीजिए डिटेल में। वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्लास, आगे की जो क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी हम केवल क्या पढ़ रहे हैं, हम उसके बारे में केवल क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, अभी हम लोग उसको ब्रीफ में पढ़ रहे हैं, हिंट में पढ़ रहे हैं, फिर आगे देखें, ठीक है। तो जीव द्रव्य को पुरकिंज ने क्या कहा बच्चों, जीवन, यानी जीवन का भौतिक आधार, क्या बोला, फिजिकल बेस ऑफ लाइफ, यानी जीव द्रव्य ही लिविंग है। अच्छा मैं बात करता हूं, आपके बॉडी के अंदर बच्चों एक कोशिका के अनेक है, अनेक, राइट, और हर कोशिका के अंदर जीव द्रव्य होगा, हाँ। तो वो जीव द्रव्य क्या है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, मिनरल्स, वाटर, अब तो आया ना, ये सभी एक्चुअल में क्या मिलके बनाते हैं, जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य के बिना हमारी कोशिका क्या हो जाएगी, सूख जाएगी, और कोशिका ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी और मर जाएगी, तो हम भी मर जाएंगे। तो आप जानते होंगे कि कोई भी कोशिका, जैसे टमाटर देखो आपने, और टमाटर जब हम देखा होगा तो टमाटर बिल्कुल, अगर ताजा टमाटर है तो बिल्कुल कैसा बच्चों, देखा होगा आप लोगों ने, स्पित है, स्पित जानते हो ना, बिल्कुल फूला हुआ। अगर उस टमाटर को 2-4-5 दिन के लिए आप रख दो बाहर, तो टमाटर की कोशिकाओं में से पानी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और टमाटर आपका क्या हो जाएगा, ब्लाइंड हो जाएगा, मुरझा जाएगा ना, मुरझा जाएगा। यस सर। क्यों, क्योंकि टमाटर की कोशिकाओं में से क्या बाहर निकल गया, पानी, और टमाटर में से अगर पानी निकल गया तो कुल मिलाकर जीव द्रव्य क्या हो गया, सूख गया, और जीव द्रव्य सूख गया तो कोशिका क्या होगी, खत्म हो गई। इसलिए देखा होगा आपके टमाटर, आलू, खीरा, ककड़ी, या फिर बुढ़ापे में देखा होगा कि लोगों के चेहरे पर क्या बढ़ जाती है, झुर्रियां। तो झुर्रियां क्यों बढ़ती है, क्योंकि कोशिकाओं के अंदर जीव द्रव्य थोड़ा कम होने लगता है। अब तो समझ आ गया ना आपके। तो कोशिका का सबसे इंपॉर्टेंट पदार्थ कौन है, जीव द्रव्य, और उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। अभी बाद में बात करेंगे, ये हटा दूं मैं, जीव द्रव्य के बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, अभी क्यों नाम याद करो। अच्छा अब देखो, अब जीव द्रव्य बच्चों, जीव द्रव्य कोशिका के अंदर 2 भागों में बांटा गया है। कोशिका द्रव्य, और दूसरे भाग का नाम बच्चों यहां दिख रहा होगा आपको, यहां दिख रहा होगा केंद्र, ठीक है। और केंद्र को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और कोशिका द्रव्य को क्या बोलते हैं बच्चों। तो आज से आप क्या करेंगे, हर शब्द का अंग्रेजी में आप लोग उसका वो लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे, ठीक है। अंग्रेजी भी आपको आनी चाहिए कि इसकी, फिर अगर आप अभी नहीं लिखेंगे ना तो आगे आपको प्रॉब्लम आएगी, जब आप नीट करोगे, आप एमबीबीएस करोगे, डॉक्टर बनोगे, फिर आपको अंग्रेजी कैसे आएगी। तो अभी से शुरुआत करो, ठीक है, कि किस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, तो उसका अंग्रेजी में उसका मीन और उसकी ग्लोसरी आपको पता होनी चाहिए। ओके अब देखो साइटोप्लाज्म,
और केंद्रक। ये अभी मैं केवल क्या पढ़ा रहा हूं बच्चों, भाग। अभी मैंने चित्र भी नहीं बनाया, देखो बिना चित्र के समझा रहा हूं आपको, बिना डायग्राम के समझा रहा हूं। हालांकि मानता हूं कि बिना डायग्राम के थोड़ा सा टफ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम बिना डायग्राम समझो, फिर डायग्राम बनाता हूं अभी, है ना, 2 मिनट बाद में डायग्राम बनाते हैं। तो अब देखो कोशिका दर, अब आपको पता लग गया कि कोशिका दर और केंद्रक मिलकर क्या बनाते हैं, जीव द्रव्य। और एक अगर मैं एक छोटा डायग्राम, जो छोटा सा बच्चों डायग्राम बना भी लूं आप लोगों के लिए, अब थोड़ा ध्यान दो, जल्दी बनाता हूं। एक पादप कोशिका बना, पादप कोशिका, ये पादप कोशिका, अब बच्चों जो पादप दिख रहा होगा, ये पादप कोशिका में जो मोटा और जो आपको दिख रहा है ये मोटा सा, ये बाहर का एक कोशिका बच्चों, एक कोशिका, और इसके बाद कौन सी कोशिका होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी। जैसे देखो एक कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका, 4 कोशिका। जैसे कि हमारे कमरे की दीवार में क्या होती है बच्चों, ब्रिक्स होती है, ईंट होती है ना, और ईंट के बाद दूसरी ईंट, फिर तीसरी, फिर मिलकर क्या दीवार बनाती है। तो दीवार की एक इकाई क्या हुई, ईंट। तो वैसे हमारे शरीर की किसी सजीव की इकाई का नाम क्या है, कोशिका। जो मैंने आप लोगों को 21 तारीख की क्लास में बताया था कि कोशिका सजीवों की क्रियात्मक और संरचना इकाई है। तो किसी भी सजीव का वर्णन करना है तो किसका वर्णन कर लो, उसकी कोशिका का। समझ आ गया। कभी भी अगर मानव का अध्ययन करना है, हमारा अध्ययन करना है, तो किसका अध्ययन करते हैं बच्चों, कोशिका का। किसका अध्ययन करते हैं, कोशिका का। अब चाहे वो मानव की यानी किसी भी जंतु या पादप का अगर आपको अध्ययन करना है तो हमें किसका अध्ययन करना पड़ता है, कोशिका का, क्योंकि कोशिका में उस सजीव के सभी गुणों का पता लग जाता है। ठीक है, तो कोशिका का डायग्राम में बना रहा हूं आपके सामने, देखो ये, और ये कौन सी बना रहा हूं, पादप। पादप कोशिका है, कैसे पता लग, अच्छा बच्चों हाउ यानी हाउ विल रिकॉग्नाइज या डिफाइन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। एनिमल कोशिका और जंतु कोशिका में है, पादप कोशिका में आप कैसे अंतर करोगे बताओ। देखिए अगर मैं आपके सामने 2 कोशिका रखूं तो आप उन्हें कैसे पहचानोगे। ज्योति, ज्योति अपने माइक को ऑन करो बच्चों, माइक ऑन करो। हाँ अब ज्योति ध्यान दो, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में सबसे बड़ा अंतर क्या है। अगर मैं आपके सामने एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका रखूं तो आप उन्हें कैसे पता लगाओगे कि ये जंतु कोशिका की पादप कोशिका, क्या देखोगे। सर उसका कोशिका का वो देखेंगे, कोशिका देखेंगे। क्या देखेंगे, कोशिका। कोशिका में क्या देखोगे, पायल आप बताओ, पायल अपना माइक ऑन करो, क्या देखोगे। Yes, sir. है बताओ बेटा, कौन बता रहा है। सर पादप कोशिका में सेल वॉल पाई जाती है, जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाई जाती। वेरी गुड, एक्सीलेंट। कौन बोल रहा है, चंदन काजला। है चंदन काजला। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो इन्होंने जवाब दिया, आपने जवाब दिया ही नहीं। देखो सभी बच्चों को इतना बता रहा हूं, 2 दिन से बता रहा हूं कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कल मैंने आपको कम से कम 10 अंतर बताए थे, 10। आप एक ही नहीं तो बता पा रहे हैं, जबकि मैंने कल 10 बताए थे। और सबसे मोटा अंतर क्या है, सेल वॉल अगर है तो वह कोशिका पादप कोशिका है, और सेल वॉल नहीं है तो जंतु कोशिका है। अभी नहीं आया। मैं किसी भी कोशिका को आप सबसे पहले कहां से देखोगे, बाहर से कि अंदर से, बाहर से। तो आप उसके बाह्य गुणों में जब जाओगे बच्चों तो बाह्य गुण में पता लग रहा ना। अगर किसी कोशिका में अगर आपको बाहर सेल वॉल दिखाई दे रही है, जैसे ये देखो ये सेल वॉल ये रही, तो सेल वॉल है मतलब पादप है कोशिका, और सेल वॉल नहीं है तो जंतु कोशिका। तो ये मोटा अंतर है। तो ये तो गड़बड़ ऐसा नहीं करोगे ना। कल मैंने आपको 10 अंतर बताए थे, पायल इसको लिखोगे आप लोगों ने। Yes, sir. लिखो भी और बड़ा याद भी करो, ठीक है। और ये टॉपिक आप 9, 10 पे फट के आए हुए हैं, ऐसी बात नहीं, फट भी रहे और आप याद भी नहीं कर रहे। चलो ठीक है, और माइक को वापस बंद कर दो। अब ध्यान दो, देखो पादप कोशिका बना रहा हूं जल्दी। अब पादप कोशिका में आप जानते हैं, ये जो आप देखो, ये जो आपको आम दिखाई ये मोटा दिख रहा है चारों तरफ, ये एक्चुअली में कौन है, सेल वॉल, CW सेल वॉल, ठीक है। ओके, अच्छा सेल वॉल के अंदर जो परत आप देख रहे हैं, ये जो अंदर आप देख रही है, ये अंदर दिख रहा है आपको अंदर, ये आवरण कौन है, सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन जिसको कवर करता है, ये जो अंदर आप देख रहे हैं, ये पदार्थ जो अंदर भरा पड़ा है, ये पूरा
जो दिख रहा है ये पूरा का पूरा क्या है बच्चों, यही तो है जीव द्रव्य, यही तो क्या है जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य के दो भाग हैं, एक तो बच्चों अगर बात हम करें, देखो अगर मैंने कहा ये देखो ये इसका न्यूक्लियस है, ये केंद्रक है, तो ये क्या बच गया, कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों मिलकर क्या कराते हैं, जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य के कितने भाग हैं, दो। क्या क्या बच्चों, केंद्रक और कोशिका द्रव्य से मिलकर बनी सजीव संरचना कोई क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। तो जीव द्रव्य के कितने भाग हो गए, दो। क्या क्या, एक तो ये देखो, ये कौन बच्चों, ये कौन है, केंद्रक। अगर मैंने बोला ये केंद्रक है, तो केंद्रक के अलावा ये क्या बच गया, ये जो पदार्थ भरा पड़ा है जिसके अंदर, ये कौन है, कोशिका द्रव्य। ओके, अगर मैं जीव द्रव्य में, अगर मैंने कहा जीव द्रव्य में से अगर मैं केंद्रक हटा दूं, किसी कोशिका के जीव द्रव्य में से अगर मैं केंद्रक हटा दूं, तो क्या बच जाएगा, कोशिका द्रव्य। क्या बच जाएगा बच्चों, कोशिका द्रव्य। अरे गणित का फार्मूला है, कॉमन सी बात है भाई, कॉमन सी गणित भी आप जानते हैं, आप जानते हैं गणित a + b = c है। इसका अर्थ क्या हुआ, a और b मिलकर क्या बनाते हैं, c बनाते हैं। अभी नहीं आ रहा, a और b मिलकर क्या बना रहे हैं, c बना रहे हैं। ठीक है, अगर मैंने आपको कहा, अगर मैं कॉमन सी बात, अगर मैं a और b, a कौन है माना केंद्रक और b कौन है कोशिका द्रव्य, तो c क्या होगा, जीव द्रव्य। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान दो बच्चों। अब बात आती है अब कोशिका द्रव्य के बारे में, कोशिका द्रव्य के बारे में। अब कोशिका द्रव्य में क्या है, कोशिका द्रव्य में बच्चों कोशिकांग है, कोशिका अंग, कोशिका अंग, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिका, रिक्तिका, जो भी अभी पढ़ेंगे हम लोग, कोशिकांग है। और कोशिकांग कोशिका द्रव्य के अंदर, ये ध्यान से सुनना कि कोशिका द्रव्य के वैसे दो भाग होते हैं, एक बार सुन लीजिए आप लोग, सिंपल बता, एक तो होता है हाइलोप्लाज्म और एक होता है एक्टोप्लाज्म। हाइलो और एक्टो, इतना ज्यादा मत जाइए, आगे बढ़ा दूंगा आपको, इतना ध्यान दो, हाइलोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म, हाइलो और एक्टो। ठीक है, हाइलो करते हैं कोशिका द्रव्य का वह भाग जो परिधि की ओर हो, उसे तो क्या बोलेंगे, एक्टो, और जो केंद्र के पास हो उसे क्या बोलेंगे, हाइलो। तो कोशिका द्रव्य कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का, बाह्य कोशिका द्रव्य और आंतरिक, समझ आ रहा है, बाहर का अर्थ परिधि की ओर और आंतरिक का अर्थ केंद्र की ओर। ओके, बाद में पढ़ेंगे उसको, कोशिका द्रव्य के बारे में हम जानकर रख रहे। कोशिका द्रव्य के अंदर क्या बात है बच्चों, कोशिकांग, कोशिकांग, और आप जानते हैं कोशिकांग नंबर 1 और कोशिकांग, और दूसरे कौन है, निर्जीव पदार्थ। ये ध्यान दो, कोशिका द्रव्य में दो प्रकार से पाई जाती है, कोशिकांग और कोशिकांग कोशिका की कौन संरचना आती है, सजीव, और बाकी कौन है, निर्जीव। एक बात ध्यान सुन लो, ये तो मैं बता रहा हूं कि जीव द्रव्य में दो भाग है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। तो मैंने आपको बता दिया बच्चों कि ये अगर मैंने कहा ये केंद्रक आपका, ये अगर इस कोशिका का केंद्रक है, ऐसे मानो ये, तो इस केंद्रक के अलावा जो पूरा जो आप देख रहे हैं, ये पूरा कौन है, कोशिका द्रव्य। इसमें दो प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, दो प्रकार की संरचनाएं, एक है सजीव, एक है निर्जीव। कौन कौन, सजीव और निर्जीव। दिक्कत है, सजीव कोशिकाएं जो होती है, अब ध्यान दो, सजीव कोशिकाएं क्या कहलाती है बच्चों, कोशिकांग, और निर्जीव संरचनाएं क्या कहती है, जिनमें निर्जीव पदार्थ हो, जैसे संचयी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, स्त्रावी पदार्थ। अब ध्यान सुनो, एक चीज सुनना, अब मैं आप लोगों को पहले, चलो मैं इसको डिटेल में आपको बताता हूं। कोशिका के जीव द्रव्य का भाग मैं आपको यहां ले रहा हूं, और उसका नाम अभी भी मैंने क्या लिखा, कोशिका द्रव्य। ओके, और कोशिका द्रव्य को क्या बोलते हैं, साइटो। अब साइटोप्लाज्म की बात हम करें, इसके दो भाग है, मैंने अभी भी बता दिया था, लिख भी लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं इसके बारे में डायरेक्ट बता रहा हूं, इसके दो प्रकार संरचना पाई जाती है, एक तो कौन सी पाई जाती है बच्चों, सजीव, और सजीव संरचनाओं को, सजीव संरचनाएं क्या कहलाती है बच्चों, कोशिकांग। वेरी गुड, कोशिकांग। ओके, और दूसरी कौन है, इसकी बात चल रही है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कोशिका द्रव्य पढ़ रहे हैं, जीव द्रव्य में क्या पढ़ रहे हैं, कोशिका द्रव्य पढ़ रहे हैं। ठीक है, और कोशिका द्रव्य किसका भाग है, जीव द्रव्य का। एक ही बात है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कमरे में दीवार होती है ना, और दीवार में क्या होती है, ईंट, सीमेंट और बजरी होता है। तो अगर मैं बोलूं
ईंट सीमेंट आदि मिलकर क्या बनाती है? दीवार, और दीवार मिलकर क्या बनाती है? कमरा। तो कॉमन सी बात है, एक ही बात हुई ना। मैंने पूछा ईंट और बजरी किसका भाग है? दीवार का। तो क्या ये दोनों दीवार। कमरे के भाग में है क्या? हाँ सर। यस। Yes, sir. एक ही बात हुई ना, एक ही बात हुई। Yes, sir. ईंट और बजरी और सीमेंट मिलकर दीवार बना रहे हैं, तो दीवार के अगर वो भाग है तो किसके भाग हुए? कमरे में भी, क्यों? कमरे में दीवार तो है, तो वही बात ध्यान देंगे। तो अब ध्यान, सजीव और दूसरी कौन है बच्चों? निर्जीव। निर्जीव संरचना, पदार्थ। ठीक है। अब ये निर्जीव संरचना कोशिका में 3 प्रकार की होती है। ये ध्यान दो, 3 प्रकार। अभी अब लिखो मेरे साथ, निर्जीव संरचना 3 प्रकार की है। ये कभी आपने नहीं पढ़ा हो। निर्जीव संरचना कोशिका में 3 प्रकार पाई जाती है। जो निर्जीव है, जिनमें डेड पार्ट है। अब निर्जीव कौन कौन सी होगी बच्चों? या तो क्या होगी? संचयी पदार्थ होंगे बच्चों, इनको निर्जीव संरचना बोल दो या निर्जीव क्या बोल दो? पदार्थ। एक ही बात है, एक ही बात है। यानी नॉन लिविंग मटेरियल, नॉन लिविंग मटेरियल, नॉन लिविंग। जयश्री शर्मा, हाँ सर। समझ आ रहा है? हाँ। इसका अर्थ क्या हुआ कि कोशिका के जीव द्रव्य में कुछ संरचनाएं तो क्या होती है? सजीव, लिविंग, और कुछ क्या होती है बच्चों? मृत, जैसे निर्जीव। क्या हमारी बॉडी में, क्या हमारे शरीर के अंदर कुछ अपशिष्ट पदार्थ है क्या? हाँ, जिसे आप पसीना, अपशिष्ट पदार्थ, मलमूत्र बोलते हो ना, मृत बैक्टीरिया, टॉक्सिन, ये सब हमारी बॉडी में कौन से पदार्थ हैं? मृत हैं। और ये सभी हमारे बॉडी के लिए कौन है बच्चों? सभी हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है, इसलिए हम इनको बॉडी से बाहर निकालते हैं। जिस गर्मी में आपके क्या आता है? पसीना आता है। तो पसीना, स्वेट आपकी बॉडी के लिए आवश्यक है बच्चों या अनावश्यक है? अनावश्यक। अब तो आगे ना, ये मल है, मलमूत्र है, ओके। तो ये सब, यह वाष्प है, स्वांतन क्रिया, श्वास जब हम लेते हैं तो श्वास में हम लोग वायु लेते हैं और वायु छोड़ते भी हैं बच्चों। तो ये सभी हमारे शरीर के लिए कौन से पदार्थ हो गए? अनावश्यक। तो वैसे ही कोशिका में कुछ पदार्थ अनावश्यक होते हैं। क्या होते हैं? अनावश्यक, मतलब खराब। अब देखो वो कौन से हो सकते हैं? संचयी हो सकते हैं, स्रावी पदार्थ हो सकते हैं, थर्ड की बात हम करें, और क्या हो सकते हैं? उत्सर्जी। बच्चों जल्दी पढ़ो। संचयी पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनका कोशिका संचय करती है। अब ओके, संचय करती है। स्रावी, वे पदार्थ जिनका कोशिका स्राव करती है। जैसे कोई कोशिका में गोंद है, टैनिन है, रेजिन है। जैसे आप देखा होगा, पपीता देखा होगा, पपीता, तो पपीता के फल में जब हम लोग कभी थोड़ा सा कच्चे में जब चीरा लगाते हैं तो दूध या पदार्थ निकलता है ना? निकलता बच्चों? निकलता है दूध या? इस प्रकार मौसमी या संतरा जब आप खाते हो तो उसके छिलके को जब कभी आप दबाते हैं, कई बार मजाक में हम लोग क्या कहते हैं? संतरा के फल को खाने पर उसके छिलके को कहां पे डालते? कई लोगों के डालते हैं ना मजाक में। उसके छिलके को जब आप दबाते हैं तो उसके अंदर से पानी का एक फवारा निकलता है ना, तो वो कौन सा पदार्थ हुआ? स्रावी। कौन सा हुआ? स्रावी हुआ। आ गया ना? स्रावी। समझ आ गया आपके? तो कोशिका में कई प्रकार के निजी पदार्थ होते हैं, जिनमें एक का कौन है? संचयी, एक कौन है? स्रावी, और एक कौन है? उत्सर्जी। उत्सर्जी पदार्थ कौन से होंगे? अपशिष्ट होंगे। अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि अगर बात हम करें टैनिन की बात हम करें, रेजिन की है, ग्राउंड की बात हम करें, ये पदार्थ कौन से हो सकते हैं? स्रावी, सॉरी उत्सर्जी हो सकते। अपशिष्ट पदार्थ, स्रावी पदार्थ और उत्सर्जी पदार्थ में इतने फर्क है। ये ध्यान दो, उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं वो पादप के लिए हानिकारक होते हैं, हमारे लिए आवश्यक, हमारे लिए लाभकारी होते हैं। समझ आ गया? जैसे गोंद और टैनिन की बात हम करें, पादप कोशिकाओं के लिए तो क्या हानिकारक है, हमारे लिए क्या है? आवश्यक है। आप समझ पा रहे हो मेरी बात जो मैं बता रहा हूं आपको? समझ आ रहा है बच्चों? तो ये 3 प्रकार के कौन हो गए? निर्जीव पदार्थ। निर्जीव पदार्थ। और जब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूं, जब हम पढ़ेंगे ना इनको तब। और आज क्यों ना, अब आ जाओ सजीव कोशिकाएं। अब सजीव कोशिकाओं में कौन है बच्चों? कोशिकांग। और कोशिकांग जो है वो बच्चों किससे घिरे हुए हैं? अपने खुद की झिल्लियों से। जैसे सेल किससे घिरी हुई है? सेल मेम्ब्रेन से। ध्यान सुनना, केंद्र किससे घिरा हुआ है? केंद्र झिल्ली से। तो वो जो कोशिकांग जो उस कोशिका में रह गए, कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल्स, ये भी अपने किसी ना किसी झिल्ली से घिरे होते हैं, जिन्हें बोलते हैं कोशिकांग झिल्ली। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉइल, ये सभी अपने किसी ना किसी आवरण से घिरे होते हैं। समझ आ रहा होगा? यानी हर कोशिकांग अपने
झिल्ली से घिरा होता है कुछ कोशिकाओं को छोड़कर। तो ये ध्यान दो, तो कोशिकांग कौन कौन से बच्चों, कोशिका में जो कोशिकांग है वो कौन कौन से हो सकते हैं, जल्दी लिखोगे। माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, प्लास्टिड। अब बच्चों एक बात ध्यान देना, मैं अभी यहां पर क्या पढ़ा रहा हूं आपको, यूकेरियोटिक कोशिका की बात पढ़ा रहा हूं। क्या मैंने यहां पर आपको ये बोला कि पादप कोशिका? नहीं। क्या मैंने बोला जंतु कोशिका? नहीं। मैं क्या पढ़ा रहा हूं, यूकेरियोटिक कोशिका। अब यूकेरियोटिक कोशिका में अगर वो पादप कोशिका है तो उसमें प्लास्टिड होगा, और अगर ये जंतु यूकेरियोटिक है तो प्लास्टिड नहीं होगा। ये तो हम कल पढ़ चुके हैं। कल मैंने जंतु पादप कोशिका के 10 अंतर लिखवाए थे, लिखवाए थे ना, लिखवाए थे Yes, बच्चों? sir. हैं? चलो नो ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब आज मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, कौन सी कोई पढ़ा रहा हूं, यूकेरियोटिक पढ़ा रहा हूं, जिसमें जंतु का दोनों आ रहे हैं। ओके, अब मैंने यहां पर मैंने बोला प्लास्टिड, प्लास्टिड यूकेरियोटिक कोशिका में होते हैं या नहीं होते हैं, तो जवाब आएगा हाँ, आएगा ना। यस सर। लेकिन कौन सी कोशिका में, पादप यूकेरियोटिक में, जंतु में नहीं। तो बच्चों मैं अभी आपको यूकेरियोटिक कोशिका की बात बता रहा हूं, ना कि पादप यूकेरियोटिक कोशिका के या जंतु यूकेरियोटिक, दोनों की बता रहा हूं, दोनों की बात बता रहा हूं। ओके, दोनों की बता रहा हूं एक साथ। अब देखो प्लास्टिड है, तीसरे नंबर पर आप आ जाइए, गोल्जी बॉडी, गोल्जी का, गोल्जी बॉडी, यानी गोल्जी काय हो गया। चौथे नंबर की बात हम करें, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम यानी तारक काय। सेंट्रोसोम के बाद में अगर हो गया